राधे राधे दर्शकों। मेरा नाम रवीना है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के बाद 2 घंटे का टाइम मैं गरीबों की चेकिंग में दिया करती हूँ। एक दिन मैं गरीबों को फ्री चेकअप कर रही थी, तभी देखा कि गरीबों की लाइन में लगे हुए बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। मेरी नज़र वहीं पर पड़ी एक टेबल में। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति अपाहिज बैसाखी लिए हुए साफ सुथरे कपड़ों में बैठा हुआ था। मैंने सोचा कोई मेरा पेशेंट ही होगा जो फ्री चेकअप के लिए आया है, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति भीख मांग रहा था, क्योंकि उसके पास आने जाने वाले लोग उसे कुछ पैसे देते और वो जेब में रख लेता। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये इतने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने ये अंकल भिखारी तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी ये भीख क्यों मांगते हैं। मेरे पास फ्री चेकअप के लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी, फिर भी मैंने किसी तरह से काम निपटाते हुए कुछ पेशेंट को बोला रुकिए, और मैं उस अंकल के पास पहुंची। मुझसे रहा नहीं गया। तभी मुझे वहां जाता हुआ देख एक व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहिबा आप उनके पास मत जाइए, वो पागल हैं। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मैं उसके पास पहुंच गई। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुझे देखकर अपने हाथ नहीं फैलाए भीख मांगने के लिए, जबकि मैंने देखा था कि दूसरे लोगों को पास आते ही देख वो अपना हाथ फैलाते थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, अंकल जी आप यहाँ चेकअप के लिए आए हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं। तभी मैंने कहा फिर आपको कोई परेशानी है क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैंने देखा बड़े अजीब इंसान हैं, बस स्माइल करके ही बातें करते जा रहे, भीख मांग रहे, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मेरे मन में लाखों सवाल एक साथ तैरने लगे। मैंने कहा अंकल जी आप यहाँ बैठकर भीख मांग रहे हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। तभी मैंने कहा क्यों? लेकिन आप तो भिखारी नहीं लगते हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं? वो वहाँ से उठकर जाने लगे। मैंने कहा मैं आपको यहाँ से हटा नहीं रही हूँ, आप बैठिए, क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो रुके नहीं। मेरे मन में जो शांति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और भी बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर राज क्या है। मुझे इनके बारे में जानना ही होगा। लोग इन्हें पागल कहते हैं, लेकिन इनकी दो ही शब्दों में कितना उलझा हुआ सवाल था। मैं उनके पीछे पीछे चल दी। वो जाकर हॉस्पिटल के बाहर एक टेबल पर बैठ गए। मैं भी वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा अंकल जी आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा आपको कोई तकलीफ़ है? वैसे आपके पैर में भी कोई तकलीफ़ हो तो बताइए, मैं आपको फ्री में चेकअप कर दूंगी। तो उन्होंने कहा नो 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 डॉक्टर, आई एम फाइन। मैंने देखा कि ये तो भीख भी मांग रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। इनकी बातों से तो पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन बात क्या है? फिर मैंने पूछा अंकल जी मैं कुछ आपसे जानना चाहती हूँ, आप बताएंगे क्या? आप बहुत पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा पढ़ा लिखा बेटा? हाँ पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। मैंने कहा अंकल जी आप कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या करते थे? उन्होंने कहा बेटा मैं इंजीनियर था बहुत बड़ी कंपनी में, और मैं हमेशा कंपनी के मालिक के साथ ही रहा करता था। एक दिन एक दुर्घटना में कंपनी के मालिक को बचाते हुए मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया। कंपनी के मालिक ने मेरी दवाइयों का पूरा खर्च उठाया और मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए कि मैं चाहता तो सारी उम्र बैठ। उन्हीं पैसों से मैंने एक मकान लिया और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च किया। मेरा बेटा पढ़ लिख कर वो भी इंजीनियर बन चुका है, लेकिन उसने कहा पापा जी मैं दूसरे के अंदर में काम नहीं करना चाहता, मैं खुद की कोई अच्छी सी कंपनी डालना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसे दे दिया। फिर उसने कहा पापा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए, लेकिन मेरे अकाउंट के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने कहा बेटा ये घर बेच दो, आखिर ये तुम्हारा ही तो है। बेटे ने कहा हाँ पापा जी मैं भी यही सोच रहा था। फिर उसने मेरे उस घर को भी
बेच दिया और उसने विदेश में जाकर कोई अपना बिजनेस जमा लिया। वहाँ पर कुछ ही महीनों के बाद उसका फ़ोन आया, पापा जी मैंने यहाँ शादी भी कर लिया है। मैंने कहा ठीक है बेटा, बहू को लेकर आओगे, इंडिया वापस आओ, तुम्हारी माँ को भी मिलना है। मेरे बेटे ने कहा पापा जी अभी अभी नया बिजनेस चालू किया हूँ, कैसे आ सकता हूँ, कुछ समय तो लगेगा आने में। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। मैं एक किराए का छोटा सा मकान ले लिया हूँ, उसी में मेरी पत्नी और मैं रहता हूँ। मेरी पत्नी को लकवा मार गया है, इसीलिए मैं ये जो कमाता हूँ उसकी दवाइयों में और किराए देने के लिए काम आता है। तभी मैंने कहा अंकल जी आप इतने पढ़े लिखे और समझदार हो, फिर आप कहीं कोई जॉब क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मैं जॉब करता हूँ, मैं एक शॉप में काम करता हूँ जहाँ मुझे महीने के 10,000 पगार भी मिलते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के खर्च में ही सब ख़त्म हो जाते हैं। हमारा 3 लोगों का खर्च नहीं चल पाता, इसीलिए मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करता हूँ और फिर 5 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ पर बैठ के भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर 3 लोगों के लिए खाना भी बनाता हूँ। फिर मैं आश्चर्य में हो गई। अंकल ने कहा मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं, फिर ये तीसरा कौन सा साथ में है। अंकल जी आप ज़रा ठीक ठीक बताइए, फिर ये तीसरा कौन है आपके साथ में। उन्होंने कहा तीसरा मेरे दोस्त की माँ है। जब मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी तो मुझे मेरे दोस्त की माँ ने ही संभाला था। अब कुछ दिन हो गया मेरे दोस्त भी गुजर गए, उनकी पत्नी अब विधवा हो गई हैं। उन्होंने अपनी सास को रखने से मना कर दिया, इसीलिए मैं अपने दोस्त की माँ को माँ ही मानता हूँ, इसीलिए मैं अपने घर लाकर रख लिया हूँ। जो नौकरी से पैसे आते हैं उन पैसों को मैं अपने घर के किराए, अपनी पत्नी के खर्च और घर के खर्च में लगा देता हूँ। लेकिन जो ये 2 घंटे में भीख मांगता हूँ, इसके आए हुए पैसे मैं अपनी दोस्त की माँ की दवाइयों के लिए खर्च करता हूँ। इसी तरह से मेरा जीवन चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, आखिर मुझे चाहिए ही क्या। मैंने कहा अंकल मैं तो वैसे भी गरीबों की और यहाँ पर बैठे हुए भीख मांगने वाले लोगों की फ्री में दवाइयाँ और सेवा करती हूँ, तो क्यों न मैं आपकी माँ के लिए भी फ्री में दवाइयाँ दे दूँ। अंकल ने कहा नहीं बेटा, तुम यहाँ भिखारियों के लिए जो दवाइयाँ देती हो तो वही दवाई मेरी माँ के लिए दोगी, तो मैं अपनी माँ को भिखारियों के लाइन में क्यों करूँ। मैंने कहा यहाँ आना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही लेकर चले जाना। अंकल ने कहा नहीं बेटा, मैं अपनी माँ को भिखारी की हक की दवाइयाँ नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी माँ को अपने हाथों से कमाए हुए पैसे से ही दवाइयाँ करवाऊँगा। मैं भले ही भीख मांग लूँ लेकिन अपनी माँ को भिखारी नहीं बनने दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा अंकल कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे बेफिक्र बातें कर सकते हो, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। जब उन्होंने रिश्ते की बात सुनी तब उनका चेहरा मायूसी से भर गया। उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, कोई तो मुझे पागल कहते हैं और कोई मुझे लालच देकर छोड़कर चले जाते हैं। मैंने एक बेटे के लिए अपना घर बेच दिया, अपने बैंक में सारी जमा पूंजी दे दिया, आखिर मुझे रिश्तों से क्या मिला। मैं अब किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बस मेरे जीवन का 2 फर्ज है, मेरी पत्नी की सेवा और मेरी माँ की देख रेख। यही करते हुए मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बेटे की ज़रूरत भी नहीं है और बेटी की भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए अंकल फिर एक प्यारी सी मुस्कान मुस्काए और वहाँ से चल दिए। जब वो पीछे मुड़कर चल दिए तो मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कोई सम्मान था, ऐसा लग रहा था कि मैंने आज किसी बड़े महान इंसान से मुलाकात की है। मेरे हाथ अपने आप ही दोनों उनके सम्मान में जुड़ गए। दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने दिल से उन्हें प्रणाम किया। धन्य है अंकल,
अगर कोई आपसे ये बातें सीखे तो वो इंसान ज़रूर कभी दुखी नहीं हो सकता। पैर से अपाहिज बैसाखी लेकर चलते हैं। पत्नी को लकवा मार गया है, बेड पर पड़ी हुई है। दोस्त की वृद्धा माँ घर पर उसकी दवाइयों को बोझ उठा रहे हैं, खुद भीख मांग रहे हैं। शरीर बुढ़ापे के कब्र में लटका हुआ है, कमज़ोर हो गया है, लड़खड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मैं खुद मेहनत करके अपना परिवार चला लूँगा। धन्य है अंकल। ऐसे इंसान को मैं दिल से सलाम करती हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ इस कहानी के द्वारा कि अगर दिल में हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हम खुशी खुशी पार कर जाते हैं। तो देखिए, इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस कहानी को सुनकर आपने क्या फील किया, आपने क्या सीखा, ये ज़रूर लिखें।